अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक मुमकिन फ़ैसले के हवाले से, जिसके ऊपर कल मंजूरी होने के काफ़ी हद तक इम्कान हैं। फ़ैसला ये है कि पाकिस्तान ने यह तय किया है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है, जो हमारी टेक्सटाइल मिल्स हैं, उसके अंदर कपास की कमी है और कपास का शदीद बहरान है। कपास के बहरान आ जाने से इस चीज़ का मुमकिन ख़दशा है कि कुछ अरसे के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुदा नखास्ता बंद ना हो जाए, क्योंकि तकरीबन 12 मिलियन गांठों के करीब जो है वो हमारी ज़रूरत है कि हमें कपास चाहिए होती है, जबकि इस वक्त हम 7.9 या 8 के करीब जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। 5-5.5 मिलियन की हमें कमी का सामना है, जिसको पूरा करने के लिए हुकूमत ने यह तय किया है कि वो टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन का ये प्रॉब्लम हल करेगी बज़रिया भारत। यानी भारत से हम अब इंपोर्ट करेंगे, दरामद करेंगे कपास और धागा। कपास और धागा इंपोर्ट किए जाने का ये मुमकिन फ़ैसला इस मौके पे क्यों आ रहा है, इसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम उस वक्त को भी और उस वक्त की हुई बातों को भी डिस्कस करेंगे जब ये तय किया गया था कि भारत के साथ ज़मीनी और फ़िज़ाई राब्ता मुनक़ता होगा। भारत के हाई कमिश्नर को वापस दिल्ली भेज दिया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि किसी किस्म का मज़ीद जो है वो भारत से राब्ता नहीं रखा जाएगा अनटिल और अनलेस कश्मीरियों के साथ जिस किस्म का जुल्म और सितम 5 अगस्त 2019 से ऑनवर्ड हुआ, उसकी मिसाल पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिलती। आप इसके ऊपर कश्मीरियों की जो क्लैंप डाउन है, जो लॉकडाउन है, उसको ईज़ करें, उनकी सूरत हाल जो भी है उसको आसान करें उनके लिए। उसके बाद हम आपके साथ बैठेंगे और बैठ के सबसे पहले हम आपके साथ कश्मीर की बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यूनाइटेड नेशन के अंदर एक तारीख़ी ख़िताब किया और उस ख़िताब के अंदर उन्होंने कश्मीर का जिस तरह केस लड़ा उसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है और पूरी दुनिया ने उसको बहुत सराहा, बहुत उसको पसंद किया। दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में बहुत सारे हलकों ने पसंद किया, अपोजिशन ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और उनका एक ही मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान और भारत को नहीं लड़ना चाहिए, अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। टॉक इज़ द ओनली रीज़न कि हम इस खित्ते के अंदर तरक्की कर सकते हैं, दैट इज़ द ओनली वे, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग इन कश्मीर। अब कश्मीर का स्टेटस क्या है, उसके हालात क्या हैं, वो भी दुनिया के सामने आया है। कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन हम अपने यकीनन उसूली मौक़िफ़ से तो पीछे नहीं हटे, जो कि हमारा एक बयान तो ज़रूर है। लेकिन सवाल हमारा ये है कि अगर हम उससे पीछे नहीं हटे और हमारे लिए बिल आखिर इकनॉमिक बेनिफिट्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो एमरजेंसी की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, तो क्या हमें ऐसी स्टेटमेंट्स तब देनी चाहिए थी या हमें ये कदम लेना चाहिए था? इन दोनों चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। ये कदम ज़रूरी है या वो स्टेटमेंट देना ज़रूरी था, या ये कदम नागुज़ीर है या वो स्टेटमेंट देना नागुज़ीर था। इन दोनों हवालों से इकनॉमिकली और पॉलिटिकली इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त किस जानिब बढ़ी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अभी वक्त तो तक ब्रेक का, ब्रेक जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें हसन खावर साहब, इकॉनमिस्ट हैं, बहुत करीब से इन मामलात को देख रहे हैं। वेलकम टू द शो हसन साहब। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए किस हद तक अशद ज़रूरी था हसन साहब ये कदम लेना और इसकी जानिब बढ़ना? देखिए, बहुत शुक्रिया जी अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, इस वक्त हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो 2-3 तरह के हैं। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारी जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है, वो कई तरफ से उससे प्रेशर पड़ा है। आपको पता है कि रुपए की कदर में इजाफा हुआ है पिछले कुछ माह के अंदर। जब रुपए की कदर में इजाफा होता है, एक्सपोर्टर को नुकसान होता है। उसके बाद जो हमारा यार्न है, जो हमारा धागा है, उसकी कीमतें बढ़ भी गई हैं और वो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। कुछ तो इसमें जाहिर है कि हम ब्लेम डालते हैं अपनी क्रॉप के ऊपर, लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो इसमें फैक्टर था वो थे चीन। क्योंकि चीन के अंदर जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाई संख्यान की कॉटन के ऊपर, तो चाइना ने धड़ाधड़ यार्न को इंपोर्ट किया। पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा यार्न एक्सपोर्ट हुआ चाइना को और उसकी वजह से लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ गई। अच्छा, अब जो हमारा छोटा मैन्युफैक्चरर है, जो हमारा गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, जो हमारा अपैरल मैन्युफैक्चरर है, वो उसने ऑर्डर किसी और प्राइस से बुक किए, रुपए की कदर बढ़ गई। धागा जो है उसकी प्राइस मार्केट में 35 से 40% बढ़ चुकी है।
और उसके बावजूद भी अवेलेबल नहीं है। जब आप उन लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 10-10 दिन पहले बुक किया था, 10 दिन बाद की डेट थी, वो भी नहीं पता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सूरत जो है हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बड़ी गंभीर है। इसमें एक ये मुतालबा आया कि हिंदुस्तान से जो कॉटन यार्न की इंपोर्ट है वो अलाउ की जाए, ताकि हमारा जो SME है, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, उसको सपोर्ट मिले। तो इस वक्त यार्न की इंपोर्ट और यार्न की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा जाती ये ख्याल है कि हिंदुस्तान की यार्न आने से भी अगर हुकूमत ने फैसला कर भी दिया तो कीमतों में कोई खातर खा कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये फिनोमेना हिंदुस्तान में भी गया है। हिंदुस्तान ने हाल ही में कुछ ड्यूटीज लगाई और वहाँ पे भी कॉटन यार्न की कीमतें हमारी मार्केट से ज़्यादा बढ़ गई हैं। बांग्लादेश के अंदर भी 35-40% बढ़ चुकी हैं। लेकिन सिर्फ ये होगा कि अगर आप इंपोर्ट अलाउ कर देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे साथ है, हम बहुत जल्दी इंपोर्ट कर देंगे, प्राइसेस हाई रहेंगी, लेकिन अवेलेबिलिटी फौरन हो जाएगी और हमारा जो छोटा SME है, जो हमारे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी। लेकिन हसन साहब, सवाल मेरा ये है कि हमें इकोनॉमिकली तो ज़ाहिर फ़ायदा है, तो हम इसकी जानिब बढ़ रहे हैं। दूसरे मुल्कों से ये भी सुनने में आ रहा है कि ये महंगी पड़ती है, इसलिए भारत की जानिब बढ़ते हैं। एक मौके पे हम भारत के साथ ताल्लुकात ख़त्म करते हैं, और ख़त्म हम करते हैं या तकरीबन ख़त्म करते हैं, और हम कहते हैं कि जी आपने जो कश्मीर के अंदर कर रखा है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या होता है कि कश्मीर में तो कोई चेंज नहीं है, हमने देखा जैसा मामला थे आज भी वैसे ही हैं, और हम इनिशिएटिव ले रहे हैं और हम कह रहे हैं जी आए हेल्प अस आउट फ्रॉम दिस ऑल। ये किस किस्म की मूवमेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तरफ असूल मौक़िफ़ है, एक तरफ डिप्लोमेसी और सियासत है, और एक तरफ इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं। हमें अपने असूली मौक़िफ़ से तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए, और हिंदुस्तान ने जो कश्मीर में किया और जो कर रहा है उसकी ना मिसाल मिलती है और ना ही उसको किसी सूरत हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखना है कि बॉर्डर के ऊपर जो क्लैशेस हुए उससे हमारा जो जानी नुकसान हुआ, जो हमारा और किस्म का नुकसान हुआ, वो हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। और इसी तनाजुर के अंदर आपने देखा कि हाल ही में सीज फायर का ऐलान हुआ, जो कि मैं समझता हूँ कि पीस की तरफ एक कदम है। तो सीज फायर का हरगिज़ से मतलब नहीं कि पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर हिंदुस्तान का एक पार्ट बन जाए, लेकिन ये जरूर है कि फौरी तौर पर टेम्परेचर में कुछ कमी आई। अब आती है इकोनॉमिक रियलिटी। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एक इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड में रहते हैं। आपने देखा कि अमेरिका और चीन की कितनी कशमकश और टसल थी। ट्रंप ने आकर कुछ सैंक्शन लगाई, लेकिन बावजूद उसके उनकी ट्रेड जारी रही। ये जो इकोनॉमिक रियलिटीज है, इकोनॉमिक रवाबित है, ये दुनिया की जरूरत है। इनको आप टोटली कट ऑफ नहीं कर सकते, और अगर आप इसको कट ऑफ करेंगे तो उसकी एक कॉस्ट है। और इसकी मैं आपको दो मिसालें देना चाहता हूँ। एक मिसाल तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पड़ोस में आपके पास आपको धागा मिल रहा होगा, वो सस्ता भी होगा, वो 10 दिन के अंदर आपके मुल्क में भी आ सकता है। उसके बावजूद आप महंगी धागे की तरफ जाएंगे और वहां से इंपोर्ट करेंगे, जहां से आने में 45 दिन लग जाएंगे। उतनी देर में ऑर्डर लोगों के कैंसिल हो जाएंगे। तो एक तो ये एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ आजकल हम एक बहुत बड़े मसले से गुजर रहे हैं, जिसका नाम कोविड-19 है। और आपको पता है कि पाकिस्तान को बावजूद कोशिश के कोविड-19 की बहुत ज़्यादा वैक्सीन नहीं मिल सकी। कुछ तो हमें चीन से आ रही है, और कुछ जो कोवैक्स अलायंस है वो वैक्सीन देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अपने तौर पर कोई ऑर्डर बुक नहीं किया। इसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में जो वैक्सीन की प्रोडक्शन है उसका 60% हिंदुस्तान के अंदर है। सीरम इंस्टीट्यूट है और इदारे हैं। तो जब आप इस तरह के रवाबित को मुनक़ता करते हैं तो उसके इम्प्लीकेशंस कई तरफ आते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को असूलों का समझौता तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इन इकोनॉमिक रियलिटीज को मद्देनजर रखकर। तो हसन साहब, क्या पाकिस्तान को ये फैसला करते वक्त नहीं सोचना चाहिए था? हुकूमत पाकिस्तान को जब हमने 5 अगस्त 2019 से ऑनवर्ड, जब वहाँ पर कर्फ्यू लगा, क्लैंपडाउन लगा, लॉकडाउन लगा, हमने उसके बाद फैसला लिया, हमने ज़मीनी फ़िज़ाई राब्ते मुनक़ता किए, हमने उनके साथ ट्रेड जो है वो रोकी, और हमने कहा जब तक आप इनको ईज़ नहीं करेंगे, इनके ऊपर से कर्फ्यू नहीं लिफ्ट करेंगे, तब तक तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और हमें कश्मीर से ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहिए। तो वो सारा कहाँ गया सर? देखिए, बात यह है कि जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेटिक ऑप्शन असेस की। हाई कमिश्नर को हमने वापस भेज दिया। जी, हाई कमिश्नर को भी हमने वापस भेज दिया दिल्ली। जी बिल्कुल। देखिए ना, हमने हर मुमकिन उन पे पाबंदियां लगाई, हमने इस मसले को आलमी सतह पे उठाया, और हमने ये कोशिश की कि पूरी दुनिया को उन पे ऐसा प्रेशर पड़े कि वो ये डिसीजन वापस लेने पर मजबूर हो जाए। ऐसा नहीं हो सका।
ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान लामहदूद मुद्दत के लिए ये जिद नहीं लगा सकता कि जी देखिए हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम आपके साथ हर वक्त एक जंगी हालत में रहेंगे। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो मईशत है, वो इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बाकी इस्लामिक कंट्रीज के साथ, बाकी दुनिया के साथ इस मसले को उठाना है, हिंदुस्तान पे बिल्कुल प्रेशर डालना है, लेकिन ये ऐसे नहीं करना कि हम अपनी मईशत को नुकसान पहुंचाएं, अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाएं, हमारी वैक्सीन के लिए एक्सेस ना हो, हमें टेक्सटाइल के लिए इनपुट्स ना मिल रही हो। ये अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक रियलिटीज है जिनको मद्देनजर रखकर हमें ये फैसले करने हैं। यानी हम एक दफ़ा आए और हमने पूरा घन घरज के साथ हमने धाड़ा और हमने कहा कि ऐसी की तैसी आपकी, और उसके बाद हमने कहा कि वो हमारे तो मसले बहुत ज़्यादा हैं, तो लेट्स सॉर्ट देम आउट इन दिस वे। ऐसा ही हुआ है? देखिए, दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जो इकोनॉमिक रियलिटीज पे बैक एंड फोर्थ नहीं करता है? ये पॉलिटिकल चेस बोर्ड है, डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड है। कई दफा स्ट्रेटेजिकली, लेकिन दुनिया के ऐसे ममालिक भी तो बहुत कम है ना हसन साहब, जो ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं, जिनके लीडरान ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देते और उसके बाद देयर इज अ चेंज, देयर इज अ पॉसिबल चेंज। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि दुनिया में कम ऐसे वाकयात हैं, लेकिन लातादाद मिसालें हैं जिसके अंदर मुल्क हार्ड स्टांस लेते हैं और फिर ओवर अ पीरियड वो सॉफ्ट डाउन होता है जब इकोनॉमिक रियलिटीज टेक ओवर करती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमी इस सिचुएशन पे है, हमने अपने टेक्सटाइल सेक्टर को अपनी एक्सपोर्ट्स में इतना इन्वेस्ट किया है कि हम उसको इतनी बड़ी ब्लो अफोर्ड नहीं कर सकते। सर, हम इस टेक्सटाइल की थोड़ी सी बात करते हैं, आप इसको बड़ी करीब से आप देखते हैं और आप समझ रखते हैं, मुझसे तो खैर बहुत ज़्यादा रखते हैं समझ इस पे। हमारा जो फार्मर है उसने कहा कि भाई मैंने कपास के ऊपर ना अब ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करना, ना पैसे ज़ाया करने हैं। हमारा बहुत बड़ा फार्मर शिफ्ट हो चुका है कपास से दीगर फसलों पे, वो कोई शुगर केन पे जा रहा है, वो किसी और पे जा रहा है जहाँ से उसको बेनिफिट मिल रहा है। इवेंचुअली कपास की काश्त कम हो रही है, हमारी इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम इफ़ वी गो बाय दिस फॉर्मूला तो हमारी पॉलिसी तो हमारी लोकल एग्रीकल्चर के अंदर भी फेल हो रही है। छोड़ दें हम भारत को या किसी और मुल्क को, व्हाट वी आर डूइंग विद आवर ओन रिफॉर्म्स, जो हमने एग्रीकल्चर करने थे हमने तो कुछ रिफॉर्म भी नहीं किए। हमारा फार्मर जिस चीज़ के ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम कर सकता था, जिस कपास के ऊपर या जिस भी फसल के ऊपर, वो नहीं कर रहा। और हमें इस किस्म की जो है वो चीज़ों की तरफ देखना पड़ा कि जी हम किसी मुल्क से कहें कि जी आप हमें भेज दें यहाँ पे कोई अपनी चीज़। देखिए, आपके सवाल में ही आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि हमारा फार्मर कपास की काश्त क्यों नहीं करता और क्यों वो गन्ने की तरफ जाता है, क्यों वो गंदम की तरफ जाता है। आपको पता है, देखिए गंदम तो हमारी एक स्टेपल क्रॉप हो गई, उसके अंदर भी एक बहुत ही इनएफिशिएंट सब्सिडी का निज़ाम है, लेकिन चले वो किसी और वक्त के लिए बात रखते हैं। आपका शुगर जो है वो एक रेगुलेटेड आपकी इंडस्ट्री है, आपकी स्टेट उसके अंदर सब्सिडी के पैसे डालती है। जब आप स्टेट के पैसे, टैक्स पेयर्स के पैसे आर्टिफिशियली बाकी क्रॉप्स को सपोर्ट करने के लिए यूज करेंगे तो जाहिर है कि आप फार्मर का इंसेंटिव खराब कर रहे हैं और फार्मर कपास नहीं काश्त करेगा। इस वक्त अगर आप रेगुलेटरी ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे कॉटन जान के ऊपर, या अगर इंडिया से अगर आप इंपोर्ट अलाउ करते हैं, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को इग्नोर कर दें। ये तो एक टैक्टिकल मूव है इस वक्त के क्राइसिस को हल करने के लिए है। लॉन्ग टर्म में इसका हल वही है कि पाकिस्तान एक कॉटन इकॉनमी था, कॉटन बेस्ड हमारे एक्सपोर्ट्स थी, हमें वापस उसको रिवाइव करना है, हमें अपनी कॉटन क्रॉप को रिवाइव करना है। और ये बात आपकी सर, ये तो आप मैं कहता कलामी माफ, ये तो एक कॉटन की बात आप कर रहे हैं। पाकिस्तान को बजाय इसके कि हम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बनते, हम इंपोर्ट करी जा रहे हैं। हमारा तो टारगेट था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे उन्होंने कहा था कि जी हम चीज़ें भेजेंगे, दुनिया के अंदर पाकिस्तानी ब्रांड की पहचान होगी। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग ए कंट्री हु इज़ एक्सपोर्टिंग, वी आर इंपोर्टिंग। वो कपास हो, वो चीनी हो, वो गंदम हो, आपके सामने देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। सो हमारी इकॉनमी और हमारी पॉलिसी इस तरह इस हवाले से कहाँ जा रही है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर इकॉनमी जो हमारी है वो तो बहुत बुरी जा रही है। आपने खुद इस तरफ इजाफा किया, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ रही हैं और लोगों को ना चीनी मिल रही है, ना गंदम मिल रही है और अब कपास का क्राइसिस है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने सिचुएशन को उस वक्त के वादों से कंपेयर करना शुरू कर दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो कई वादे और भी हुए थे जो वफा ना हो सके। लेकिन ये है कि बहरहाल उस तरफ हमें जाने की जरूरत है। लेकिन ये जो आपकी बात है, इससे किसी को इनकार नहीं है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है। हम अपने ज़राअत के शोबे को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर रहे और उसी वजह से कभी हुकूमत को भागकर गंदम का मसला हल करना पड़ता है, कभी चीनी की कीमत पे नीचे लाना पड़ता है और कभी ये जो है आपके कपास का मसला पड़ जाता है। तो बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, अब ये बताएं कि पाकिस्तान के पास हल क्या बचा है इंडिया से इंपोर्ट करने के अलावा? चाइना भी है हमारे साथ, बड़ा हमारा ब्रादर मुल्क है जिसको हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं अभी इतनी ज़्यादा कपास।
तो अभी हमें ज़रूरत पड़ी, चाइना क्यों नहीं दे देता हमें इंस्टेड ऑफ इंडिया के हम अपने जो वादे किए थे, जो स्टेटमेंट्स दी थी हमने, जो बड़ी बड़ी बातें की थी, उससे भी हम ना फिरे और ऐसा हो भी जाए। देखिए, बात यह है कि आपका जो कॉटन यार्न की इंपोर्ट है वो तो एक कमर्शियल डिसीजन है। आप इंसेंटिव्स क्रिएट करें, लोग इंपोर्ट शुरू कर देंगे। असल जो मसला है वो तो इस वक्त ड्यूटी हटाने का है। इंडिया से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप उस पर ड्यूटी फौरन ख़त्म करें, ताकि लोग जो है वो इस वक्त अपना धागा मंगवाएं और अपने ऑर्डर पूरे करें और अपने कारखाने चलाएं। ये जो आपने कहा ना कि चीन ये दे देता है, ऐसे आप उनके ड्यूटी स्ट्रक्चर्स की बात कर सकते हैं। आप देख सकते उनकी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। मेरे ख्याल में तमाम ममालिक में यार्न की एक्सपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और लोग अपने अपने फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने अपने फार्मर्स का जो प्राइसेस बढ़ा है उनको खुश करने के लिए ड्यूटीज बढ़ाई ताकि कीमतें ऊपर जाए। तो आपको बेसिकली ड्यूटी को कम करना है और फिर आपके मुल्क में चाइना से भी आएगी। अगर आप इंडिया से बैन खत्म करने में हिंदुस्तान से भी आएगी, बांग्लादेश से भी आ जाए, बाकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से भी आएगी। लेकिन ये बात तो सारी ड्यूटी की है और जब तक आप ड्यूटी रखेंगे वो जाहिर है कि वो इतनी आते आते महंगी हो जाएगी कि आपको फिजिबल नहीं रहेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे आपके प्रोग्राम में। वक्त चाहता है एक ब्रेक के जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें आबिद सुलैरी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत करीब से इकॉनमी के मामलात को देखते हैं, जानते हैं। वेलकम टू द शो। आबिद साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान ये इरादा कर चुका है, बाज़ाब्ता इसकी मंजूरी कल होनी है या मुमकिन तौर पे शायद रिजेक्ट भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा ख्याल किया जा रहा है कि मंजूरी हो जाएगी कि पाकिस्तान भारत से कपास और धागा बरामद करना शुरू कर देगा। कैसे देखते हैं, कितना फ़ायदा है इसका हमें? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारी जो इस वक्त मुल्क के अंदर कॉटन यार्न की जो जरूरत है वो तकरीबन 12 मिलियन बेल्स अगर कॉटन हो हमारे पास क्रॉप, तो तब जाके हमारी इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो मुकम्मल तौर पे सेल्फ सफिशिएंट हो सकती है। अब इस साल की अगर हम अपने डोमेस्टिक क्रॉप को देखते हैं तो तकरीबन 5 मिलियन बेल्स जो है वो शॉर्ट है हमारी टारगेट से। 7 मिलियन बेल के करीब हमें क्रॉप जो है वो मिल रही है। अब एक तरफ देखें तो हमें मालूम है कि स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की वजह से हमारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स थे वो सबके सब उनके पास ऑर्डर्स इन हैंड पड़े हैं जिसपे कि उनको डिलीवर करना है। दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास मुल्क के अंदर कॉटन जो है वो अवेलेबल नहीं है, कॉटन यार्न। तो उस सारे सिनेरियो में ये जरूरी हो गया है कि कॉटन यार्न को इम्पोर्ट किया जाए। सेंट्रल एशिया जो है वो एक मार्केट है, एक चॉइस है, और इंडिया जो है वो दूसरी चॉइस है। अब कॉटन यार्न की इंपोर्ट में भी एक जो इशू आता है वो ये होता है कि अगर आप प्रॉपर उसकी जो पेस्ट क्वारंटाइन है वो नहीं करते तो हमेशा से खदशा रहता है कि आप कोई ना कोई पेस्ट जो है जो कि इंडिजिनस नहीं है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी अगली कॉटन की फसल को अटैक करे। तो वो एक रिस्क अपनी जगह पे मौजूद है और सेंट्रल एशिया के केस में वो जो ज्यादा बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। चूंकि अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया का बहुत सा सीड जो है वो इनडायरेक्टली स्मगल होकर पाकिस्तान में ऑलरेडी उसको सो भी किया जाता है, खा वो कॉटन का हो या वो दूसरा सीड हो। आबिद साहब, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान चाइना से ये इंपोर्ट नहीं कर सकता था? उसको भारत की तरफ ही देखना ज़रूरी था, लाजिम व मलज़ूम था। चाइना हमारा साथी है, हमारा भाई है। पाकिस्तान ने उसके लिए धागा, पाकिस्तान ने उसके लिए कपास हमेशा एक्सपोर्ट की और बहुत ज़्यादा की। आज पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो क्या पाकिस्तान को चाइना की तरफ नहीं देखना चाहिए था? देखिए, इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी जो है किसी को कंट्री को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया कि वहाँ नेगेटिव लिस्ट में कि उससे इम्पोर्ट नहीं की जाए। इस वक्त असल चीज ये है कि कितनी कुछ इम्पोर्ट होके टेक्सटाइल का पहिया जो है उसको हम चला सकते हैं, को चलता रहे। और उस तनाज़र में देखा जाए तो इंडिया जो है वो एक आपके पास ऑप्शन नजर आता है। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के साथ ट्रेड करने में कोई कबाहत मौजूद है। अगर इंडिया और चाइना, जिनमें के हमारे ही तरह का टेरिटोरियल इशूज भी हैं और उनकी आपने देखा भी होगा कि पिछले साल में 2 से ज्यादा दफा उनकी फिजिकल लड़ाई भी हुई,
तो अगर उनकी जो ट्रेड है, उन दोनों की बायलैटरल ट्रेड, वो पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बढ़ के है। अगर चाइना और ताइवान जो कि एक दूसरे को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, अगर उनके आप कमर्शियल टाइज को देखें, इकोनॉमिक टाइज को, ट्रेड टाइज को देखें, तो वो अगेन उन्होंने एक एग्जेम्पलरी इकोनॉमिक टाइज है। तो पॉलिटिकल डिफरेंस रखना, अपनी राय पे कायम रहना, अपनी सॉवरेनिटी पे कायम रहना, ये एक चीज है। इकोनॉमिक रिलेशन रखना ये एक दूसरी चीज है। और मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में इन दो को हमें कंफ्यूज करना चाहिए। ये तो देखे ना आबिद साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम कश्मीरियों को उनका हक मिलने तक, जो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा, उस कर्फ्यू के लगे जाने के बाद जो हालत ज़ार वहाँ पे लोगों की थी, जो क्लैंप डाउन था, जो लॉकडाउन था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब था, पाकिस्तान का एक नैरेटिव था, एक स्टांस था। हमने कहा कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिलता या आप उनको थोड़ा सा ईज़ नहीं करते, इस कर्फ्यू को, इस टेंशन को रिलीज़ नहीं करते, कम नहीं करते, तब तक जो है हम आपसे ज़मीनी, फ़िज़ाई और बस वगैरह, एयर, जितने भी राब्ते हमने आपसे ख़त्म कर दिए। फिर हमने ये कहा कि आपका जो हाई कमिश्नर हम उसको वापस भेज देंगे। फिर उसके अलावा हमने जितनी ये हमारी ट्रांजिट थी हमने उसको रोक दिया। अब ऑल ऑफ सडन अगर हम ये कर रहे हैं तो ये क्या हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे? व्हाई वी आर डूइंग दिस? अगर तो हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर पे हम अपना स्टैंड जो है वो साफ कर रहे हैं, तो फिर यकीनन प्राइम मिनिस्टर निगेट कर रहे होंगे। लेकिन कश्मीर पे तो पाकिस्तान अपना स्टैंड जो है वो निगेट नहीं कर रहा ना। इस वक्त तो इशू ये है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि जो टेक्सटाइल के ऑर्डर आपके पास आए हैं उनको हम टाइम पे डिलीवर ना करें, और जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी नीश मिली है पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने की अमिड्स कोविड, वो हम लूज कर दें। चले लूज भी कर दें, लेकिन उसका जो सेकंड होगा वो ये होगा कि मैसिव ले ऑफ इन टेक्सटाइल और जो टेक्सटाइल से रिलेटेड इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। तो एक तरफ आपके पास वो ऑप्शन है। दूसरी तरफ ऑप्शन ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को, अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को बरकरार रखते हुए अगर कहीं पे एक दूसरे के साथ आप इकोनॉमिक टाइज हैं वो ला सकते हैं, तो उनको जरूर ले आइए। और उसमें अगर आपको कोई अल्टरनेटिव मिल जाता है, यानी हमें बेहतर रेट पे ज्यादा एक स्विफ्ट सप्लाई जो है वो किसी थर्ड कंट्री से हमें मिल सकती है, जहाँ से कि पेस्ट की जो इंक्लूजन है उसका खतरा ना हो, तो उस चैप्टर को भी हमें क्लोज नहीं करना चाहिए। तो हमें तो ये देखना है कि मुल्क के मफाद में क्या है और इकॉनमी के मफाद में क्या है। अच्छा, ये बताएं, अब थोड़ा इकनॉमिकली मैं आपसे आपके ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि हुकूमत को कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि जो हमारा किसान है वो पीछे हट रहा है कपास की काश्त से, वो ये चाहता है कि मैं ऐसी कपास की तरफ बढ़ूँ जो कि ज़ाहिर है उसका राइट है कि मैं वो फसल काश्त करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो गन्ने की काश्त की तरफ बढ़ता है जिसमें उसको पैसा आजकल ज़्यादा मिल रहा है, तो ये हुकूमत का काम है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा करे कि लोग एक कपास को या एक जो फसल है उसको छोड़ के दूसरी फसल की तरफ मत जाएँ। तो वेयर डू वी लैक इन दिस एंड व्हाई डू वी लैक इन दिस? देखिए, इन द मीडियम टू लॉन्ग रन तो यही अब करना पड़ेगा, बल्कि अगले साल के लिए भी हमारे पास यही अप्रोच होना चाहिए। इस वक्त मसला ये है कि कपास और शुगर केन का आपस में कंपटीशन होता है, और जितनी मैसिवली हमारी शुगर मिल में कपास में के जोनिंग में इंक्लूड किया पिछले चंद 10 सालों में, तो कपास का एरिया जो था वो शुगर केन के अंदर आता चला गया। दूसरी ये हुआ कि हमारे पास सीड पे कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। अब हमारे जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज है वो जो चेंजिंग क्लाइमेट है उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। हर साल जो है वो अगर सितंबर में बारिश हो जाती है या टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट करता है, तो पूरी तौर पे उस पर पेस्ट का अटैक हो जाता है, जो कि कपास की यील्ड को बड़े बुरे तरीके से मुतासर करता है। तीसरा इसमें जो फैक्टर मैं देख रहा हूँ वो रैपिड अर्बनाइजेशन भी है, और एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ना होना भी है। तो इन द मीडियम टू लॉन्ग रन तो हमें यकीनन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम करना है, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना है, और हमें इस विशेष साइकिल से निकलना है जहाँ पे हमें गंदम भी इम्पोर्ट करना पड़ रही है, चीनी भी इम्पोर्ट करना पड़ रही है, कॉटन भी इम्पोर्ट करना पड़ रही है। तो पाकिस्तान की जो एक नीश थी कि हम सेल्फ सफिशिएंट एटलीस्ट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वो रोड होती हुई ना उससे सिर्फ ये होगा कि हमारी फूड सिक्योरिटी थ्रेटन होगी, बल्कि उससे जो हमारा ज़र मुबादला है जो कि इस इम्पोर्ट पे डॉलर्स की शक्ल में हमें
देना पड़ेगा, उस पर हिट लगेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा। तो और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करें और एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हुए अपने आप को दोबारा से खुद कफील बनाएं उन तमाम फसलों में जिनमें कि हम एक अरसे तक खुद कफील रहे हैं। देखिए आबिद साहब, हमने ये तय किया था कि हम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बनेंगे। जब हुकूमत आई थी उसका ये कहना था कि पाकिस्तान का नाम होगा दुनिया भर के अंदर, हमारी प्रोडक्ट्स जाया करेंगी, हम यहाँ से चीज़ें भेजा करेंगे पाकिस्तान से बाहर। वो तो नहीं हो पा रहा उस तरह जिस तरह कहा गया था, उल्टा हम चीज़ें मंगा रहे हैं। देखिए इस वक्त प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है जबकि आपके पास जो एग्रीकल्चर के 3 प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर एकेडमिया या यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये एक पेज पे नहीं है और ये तीनों जो हैं आपस में एक पेज पे नहीं है। और जो एग्रो इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, ये उनकी डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रहे। तो ये 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशन का कन्वर्ज होना और चारों सूबों में कन्वर्ज होना, जो कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास एक तो नेशनल एग्रीकल्चर प्लान का होना जो है वो बड़ा जरूरी है, जो कि कंसोलिडेटेड प्लान हो, पॉलिसी फ्रेमवर्क फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए और सूबे फिर इसको अपने अपने तौर पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग का हमारे पास होना जरूरी है कि हमें पता हो कि जो बदलते हुए क्लाइमेट में एनवायरनमेंट में किस जगह पे क्या चीज उगाई जा सकती है और उसकी प्रीपोजिशंस क्या है। अगेन हमारी जो एग्रो इकोलॉजिकल और एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग है वो 80s को में की गई थी लास्ट टाइम। उसके बाद कुछ बिट्स एंड पीसेस में एफर्ट्स हुई हैं, लेकिन हमारे पास नेशनल एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग नहीं है। ये 2 चीजें जब तक नहीं होंगी। और तीसरी जो लैंड यूज प्लान है हमारे, अगर हम अपनी जो फर्टाइल लैंड है उसमें अर्बनाइजेशन के तहत या तो उसको फार्म हाउसेज में बदलते जाएंगे या हाउसिंग कॉलोनीज में या वहाँ पे प्लाजा बनते जाएंगे, तो फिर डर ये है कि शायद आने वाले 10-15 सालों में सिंगापुर और श्रीलंका की तरह हर चीज जो है हमें एग्रीकल्चर रिलेटेड और बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगी। तो इस वक्त नीड ऑफ द आवर यही है और गवर्नमेंट इस पे फेडरल गवर्नमेंट के हद तक तो मैं इस चीज से वाकिफ हूँ कि वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बन रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर क्रेडिट को इनहांस करने की बात हो रही है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज को रिवैम्प करने की बात हो रही है। लेकिन ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का मामला नहीं है, इसमें जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ नहीं आएंगी तब तक शायद चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। देखिए अब दोनों ममालिक के अंदर इन्वेस्टर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्योरली इकोनॉमी को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं, लेकिन दूसरा रुख जो है वो पॉलिटिक्स का है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं। हमारी तरफ से भी स्टेटमेंट दी गई कि जब तक आप कश्मीर का मामला सॉल्व नहीं करेंगे ये हल नहीं होगा, आप उनकी टेंशन को रिलीज़ नहीं करेंगे, आप नरमी नहीं करेंगे कर्फ्यू के अंदर, आप लॉकडाउन के अंदर नरमी नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारे आपसे ज़मीनी फ़िज़ाई राब्ते ख़त्म है, अपने हाई कमिश्नर को आप वापस ले जाएँ, आपके साथ किसी किस्म की डील नहीं होगी। और अब जो है वो हम उसकी जानिब बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। इस चीज़ का कितना असर होता है प्राइवेट बिजनेसमैन के ऊपर दोनों साइड के? देखिए अनसर्टेनिटी तो हमेशा से इकोनॉमी को हिट करती है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे डिमांड होती है वहाँ पे रिलेशन चलते रहते हैं। फर्क तो ये पड़ता है कि वो चीज़ें जो कि डायरेक्टली दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते थे या कर रहे थे, वो फिर थर्ड कंट्रीज के जरिए रीपैक होकर आना शुरू हो जाती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ जाती है, वो रूल ऑफ रीजन जो है उनको बाईपास करके चीजें जो है वो आ रही होती है। तो अगर ये कहा जाए कि इस वक्त इंडिया में पाकिस्तानी ओरिजिनल चीजें नहीं मिलती जो वहाँ पे चाहिए, या पाकिस्तान में इंडियन ओरिजिनल चीजें नहीं मिलती जो हमें यहाँ पे चाहिए, तो वो शायद खाम ख्याली है। तजारत जो है वो तो हो रही है और अपना रास्ता निकाल लेती है। जहाँ पे डिमांड है और प्रॉफिट है वहाँ पे तजारत अपना रास्ता खुद ब खुद निकाल लेती है। और अब देखना सिर्फ ये है कि इन चीज़ों को हम किस तरीके से सस्टेन कर सकते हैं कि हम जो हमारी आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उन पर भी हम कंप्रोमाइज ना होने दें, उन पर भी कंप्रोमाइज ना करें, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका पहिया भी चलता रहने। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे आबिद साहब, माहिर इक्तिसादियात हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक की जाने पड़ेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें जुबैर मोतीवाला साहब, चेयरमैन हैं बिजनेसमैन ग्रुप के, इसके साथ साथ ये चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल एसोसिएशन के। वेलकम टू द शो जुबैर साहब। सर ये बताइए कि हुकूमत कपास बरामद करने जा रही है भारत से, क्या राय है आपकी इस फैसले पे? मैं तो समझता हूँ कि बहुत लेट फैसला कर रहे हैं, क्योंकि देखें हमारे पास तो क्रॉप की साइज आ गई थी कि वो 6.5 पौने 7 मिलियन की ज्यादा नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट सबको पता है, हर साल हम 12 से 13 मिलियन बेल्स की हमारी कंजप्शन होती है, जो हमारा पहले क्रॉप साइज होता था। अब फिर 10-11 मिलियन था, फिर हम अमेरिकन कॉटन, स्पेशल कॉटन इंपोर्ट करते थे, फिर इसके बाद इंडिया से जो है ना वागा के थ्रू इंपोर्ट होता था। वो अगर ये नहीं होगा तो हमारी जो मिलें हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि जब हमारे पास फार्मास्यूटिकल का प्रॉब्लम आया तो हमने फार्मास्यूटिकल को खोला था। तो इसी तरह जिस तरह से हम गंदम का प्रॉब्लम आया, आटे का प्रॉब्लम आया तो हमने वीट इंपोर्ट किया, शुगर का प्रॉब्लम आया तो शुगर इंपोर्ट की। तो अगर टेक्सटाइल मिलों को अगर गंदम का, अगर आपके कॉटन का प्रॉब्लम है तो कॉटन इंपोर्ट करनी ही चाहिए। हम हमेशा ये कहते रहे कि ये करनी चाहिए, और इंडिया से इसलिए करनी चाहिए कि देखिए लॉजिस्टिक बड़ी आसान है। आप क्रॉस बॉर्डर से आप ट्रेड करके आराम के साथ ले आ सकते हैं, इन्वेंट्री के इश्यू भी कम होते हैं। पंजाब की जो मिले उनको तो बिल्कुल नहीं होते। कराची में भी जो है ना ये 3 दिन या 4 दिन का रास्ता है, और इंशाल्लाह ताला आई थिंक हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, और ये दिस इज डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन। सर ये बताएं कि इस हवाले से जब पाकिस्तान ने बंद किए थे अपने तमाम ट्रेड, और जिसमें दिस वाज वन ऑफ इट, तब इस चीज़ को दोनों साइड के बिजनेसमैन ने यकीनन पसंद नहीं किया था, लेकिन वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था। अब इस पॉलिटिकल डिसीजन में जो हमने उस वक्त पोजीशन ली, हमने कहा जी कश्मीर का मामला है, जिस वजह से हम जब तक वो उसको आप चेंज नहीं करेंगे या उसके ऊपर नरमी नहीं करेंगे तब तक हम इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। खैर वो मामला जैसे का तैसे वो सारी दुनिया जानती है। इस चीज़ से जो दोनों साइडों के काम करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो कितने डिस्टर्ब होते हैं, और अनसर्टेनिटी की जो फिज़ा है वो किस हद तक डैमेज करती है काम को, ये थोड़ा बताइएगा। देखिए जी, ये जो आपका सवाल है वैसे तो पॉलिटिकल है, लेकिन मैं इसका फिर भी जवाब देना चाहूंगा। देखिए कश्मीर के जो हमारे भाई जिस मुश्किल में गिरफ्तार हैं और जिस मुसीबत के साथ उनका सामना है, वो कितने, मेरे ख्याल 180 दिन से ज्यादा हो गए उसके ऊपर इनके जुल्म और सितम के इंडिया के। हम उसको कंडेम करते हैं, हर अल्फाज में उसको हम कंडेम करते हैं, और हमारे मुसलमान की जो जान है वो हमारे लिए इतनी कीमती है जितनी हमारी अपनी जान, उसमें कोई दो बातें नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक बात हमको करनी चाहिए, दुनिया में क्या होता है कि ये आपकी पॉलिटिकल स्टैंड है, ये आपका एक पॉलिटिकल जो है ना, आपने एक उसको आपने स्टैंड लिया हुआ है और यू वांट टू स्टिक टू इट, वी आर ऑल विद इट। बिजनेस कम्युनिटी इस बात में 100% गवर्नमेंट के साथ है, उसमें कोई दो बातें नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमको देखिए बिजनेस को अलग तरीके से देखना चाहिए और पॉलिटिक्स को अलग तरीके से देखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि वी शुड सेग्रीगेट बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। तो जब बिजनेस और पॉलिटिक्स आप सेग्रीगेट करते हैं तो जो ऐसी जरूरतें हैं जो कि हम नेक्स्ट डोर से पूरी कर सकते हैं उनको, और उसकी वजह से आप ये देखिए, हम कश्मीर की जरूर बात करें, लेकिन यहां अगर हम कॉटन नहीं मंगाएंगे तो कितनी बेरोजगारी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की लेवल कितनी होगी, और हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर उसका कितना असर आएगा, हमको ये भी कैलकुलेट करना चाहिए। तो हमें हमेशा जुबैर साहब सर ये बताएं कि इस मर्तबा या पिछले कुछ अरसे से हमारे किसान ने कपास की काश्त क्यों कम की है, इसकी क्या रीजन है? देखिए जी, मैं समझता हूं कि इसमें हमारी गलतियां हैं, और ग्रोअर को उसका जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिलना। मतलब उसमें वन हैज टू बी फेयर एंड फ्रैंक। अब जब उसकी कॉटन की शॉर्टेज हुई है तो ग्रोअर को बहुत अच्छे पैसे बचे, उसी के हिसाब से वो शुगर कैन डालते रहे और कॉटन को कम करते रहे। अगर हम कोई ग्रोअर की जो एक फिक्स प्राइस होती है, बाइंग प्राइस, अगर उसको हम फिक्स कर दें किसी ऐसी लेवल के ऊपर जिसके अंदर इनको 2 पैसे बचते हों, तो मेरा ख्याल है कि जो है ना कल्टीवेशन होगी, और ये अगले सालों के अंदर हमारी जो है ना फिर वही जो हमारी जो साइज था क्रॉप का वो वापस आ जाएगा। और दूसरी बात एक ये भी है कि देखिए क्रॉप खराब भी हुआ है, और खराब होने की वजह यह है कि सीड बैंक के ऊपर हमने काम नहीं किया। हमने मॉडर्नाइजेशन ऑफ सीड और कल्टीवेशन को अडॉप्ट नहीं किया, और गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसके जैसे फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उस पर थोड़ा बहुत काम कर रही है, लेकिन इट इज नॉट इनफ। इंडिया ने मॉन्सेंटो सीड जो है आज से 10-12 साल पहले उन्होंने लगाया, और अपनी जो पर हेक्टर यील्ड थी उसको तकरीबन डबल कर लिया। हमने मॉन्सेंटो सीड को नहीं लिया, और हमने कहा जी नहीं, जिससे
से तो जमीन बांझ हो जाती है और 5 साल में हो जाएगी, वहां 10 साल हो गए हैं और उन्होंने वो मॉन्सेंटो सीड से अपने सीड भी डेवलप किए हैं और पर हेक्टर यील्ड उन्होंने बहुत अच्छी कर ली। अगर हम उस जमाने में कर लेते तो हम जो है ना आज 20 मिलियन बेल्स पे होते। मैं 20 मिलियन इसलिए कह रहा हूं कि जब ग्रोअर को साइज ऑफ द क्रॉप बड़ा हो जाता तो उसके ओवरहेड्स कम हो जाते। जब ओवरहेड्स कम हो जाते तो वो ये शुगर केन की तरफ नहीं जाता और वो जो है कॉटन लगाता अपने यहाँ। ये तो इससे ये जो हमारी एक्चुअली पॉलिसी जो है ना कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स की, वो मतलब ऐसी इनेबलिंग एटमॉस्फेयर उसने कभी ग्रोअर को प्रोवाइड नहीं किया। हमारी तो सर उसको जो है टेक्सटाइल देना इंडस्ट्री को चाहिए था। अगर हम वैसे गुज़िश्ता कुछ अरसा जो है वो चाइना को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते रहे हैं, यहाँ से भेजते रहे हैं कॉटन जब तक चाइना की ज़रूरत थी। ये बताएं कि जो कॉटन है वो अगर आज चाइना से हम मंगवा लें या हमें वो किसी तरह दे दे, जो कि वो नहीं दे रहा अभी तक, वो किस हद तक बेहतर है निस्बतन इंडियन कॉटन के? नहीं, कॉटन चाइना कभी भी कॉटन का नेट एक्सपोर्टर नहीं रहा। देखिए वो अब लॉन्ग स्टेपल और शॉर्ट स्टेपल की बात होती है, कुछ वो ले लेते हैं, कुछ हम ले लेते हैं। कभी भी चाइना नेट एक्सपोर्टर कॉटन का नहीं रहा। वो तो हमारे से बहुत बड़ा यार्न का बायर है। चाइना इज अ बिग बायर ऑफ यार्न फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो तो हमारी वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को उससे हर्ट होता है और हमने अभी कहा है गवर्नमेंट को कि यार्न की एक्सपोर्ट को बैंड किया जाए ताकि हमारी जो वैल्यू एडेड सेक्टर है, जो कि अपैरल्स और गारमेंट बनाते हैं, उनको यार्न अवेलेबल हो और हम उसको कन्वर्जन करें। देखिए अगर आप एक बात आप समझें कि इसके 7 सेक्टर्स हैं। अगर आप जब रुई खरीदते उसके बाद 7 सेक्टर्स के अंदर ये रोटेट होती है। इसके बाद ये वैल्यू एडेड की शक्ल लेती है, यानी अपैरल या गारमेंट की शक्ल में आता है। आप उसको स्पिनिंग करते हैं, फिर वीविंग करते हैं, फिर डाइंग करते हैं, फिर प्रिंटिंग करते हैं और बहुत सारे जो है ना इसके जो है ना लवाजमात हैं जो आप आगे फिर जाके वो गारमेंट और अपैरल में तब्दील होता है। और इन 7 सेक्टर्स में जो हमको जो नफा है वो इस बात का है कि हम सब जगह एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। और आप $1 का अगर रुई बेचते हैं तो मेडअप जो है वो तकरीबन $7 से $8 का बिकता है। तो यानी आपको जो $8 का 1 किलो जो आप रुई बेच सकते हैं वो आप क्यों $1 की बेचेंगे? तो इसके लिए हमने तो अभी गवर्नमेंट से ये कहा है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ करें यार्न की और एक्सपोर्ट को बैंड करें। यही हमारे वैल्यू एडेड सेक्टर के लिए। और चूंकि अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि हमने $1 कमाना है और जरूरत नहीं है तो फिर तो एक अलग बात है। इस हवाले से सर अब कल इजलास होने जा रहा है, अगर ये आप लोगों की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है तो व्हाट विल बी योर प्लान ऑफ एक्शन, ये बताइएगा। देखिए जी, लाइन ऑफ एक्शन की बात ही नहीं है। बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल है, पहले तो आई एम श्योर कि ये जो ना ये थ्रू हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि जो है ना इस वक्त जो कॉटन है वो शॉर्ट है और अगर कॉटन नहीं मंगवाई गई। वज़ीर आज़म साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं, यूएन के अंदर एक बड़ी तकरीर कर चुके हैं, कह चुके हैं हम एक स्टेप पीछे नहीं हटेंगे। जो पॉलिटिकल प्रेशर था वो आप बखूबी समझते हैं। अगर ये कल हो जाता है, देखिए ग्रोअर की लॉबी स्ट्रांग है, लेकिन आज ग्रोअर को भी पता है अब उनके पास बेचने के लिए कॉटन नहीं है। वो तो अगले साल की उनकी लॉबिंग होगी। इस साल के लिए उनको पता है कि अब हमारे पास कॉटन नहीं है। वो जितना था अच्छे दामों में वो बेच चुके। मेरा अपना ख्याल ये, मैं आपके तवज्जुह से ग्रोअर्स को भी अपील करता हूं कि देखें हमारी अगर मिलें बंद हो गई, अगर हमारे पास कॉटन की शॉर्टेज हुई और हमको यार्न नहीं मिल सका, हम वैल्यू एडेड सेक्टर भी बंद होगा और बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का एक मैसिव स्केल के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो आप अगर अगले साल के लिए अगर आप गवर्नमेंट से ये बात करें कि आप हमारी बेहतर प्राइजेस फिक्स कर दें, हमारा जो पर हेक्टर यील्ड है उसके ऊपर आप हमारी मदद करें कि वो कैसे हो सकता है। इन बातों को ग्रोवर को आज गवर्नमेंट से करने का वक्त है, वो उनको करना चाहिए। ये उसको रोकने से आपकी यार्न की इंपोर्ट रोकने से कुछ भी नहीं होगा। ये जो है ना इससे मुल्क को नुकसान होगा, उनको कोई फायदा नहीं होगा। देखिए मैं कोई काम करने जाऊं उसका जरूर मुझे बेनिफिट होना चाहिए। अगर नहीं हो, अगर मुझे बेनिफिट कोई नहीं है और मुल्क का नुकसान है तो आई थिंक ये काम ग्रोअर्स को भी नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को भी बिल्कुल ये बात को वो समझते हैं और सारे वज़रा जो हैं जो इस बात में हैं, जो ये वैल्यू एडेड टेक्सटाइल को समझते हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट की बैकबोन कहते हैं। 52% ऑफ योर एक्सपोर्ट इज टेक्सटाइल। अगर आप इसको रोकेंगे तो आप खुद सोच ले कि क्या होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ ज़ुबैर मोतीवाला साहब मौजूद थे। आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह कल ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।